कुछ देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5th या 6 है जिसका नाम है इवोल्यूशन। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वर द फर्स्ट सोल लिविंग मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द ओपेरिन। और इसके ऑप्शंस हैं डिप्लॉइड, कॉसरवेट्स, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया। तो पहले कौन से सोल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे अकॉर्डिंग टू ओपरिन? तो ओपरिन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने उसमें प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए थे जिनको उन्होंने कॉसरवेट्स कहा था। तो इनके अकॉर्डिंग कॉसरवेट्स पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। फिर आता है व्हाट वाज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन फॉर द प्रोकारियोट्स ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। कह रहा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के टाइम पे प्रोकारियोट्स का क्या रेस्पिरेशन टाइप था। तो देखो, केमिकल इवोल्यूशन के टाइम पे फ्री ऑक्सीजन नहीं था बट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के टाइम पे फ्री ऑक्सीजन था। तो यहाँ पे ये लोग अब एरोबिक करने लगे थे। तो इसका हो जाएगा ए। फिर आता है थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रिपेयर्ड बाय। केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दी थी? ओपरेन एंड हेल्डेन ने। तो इसका बी हो जाएगा। फिर आता है फोर्थ, कॉसरवेट्स वाज एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड बाय। ये किसने प्रोड्यूस किए थे? ओपरेन ने। और सिडनी फॉक्स ने प्रोड्यूस किए थे माइक्रोस्फीयर्स। वो भी कॉसरवेट्स प्लस लिपिड्स वाले मॉलिक्यूल थे। तो इसमें दोनों ऑप्शन एक ही साथ दे रखा है। उसका आता है क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लाइकली टू हैव बीन एब्सेंट इन द फ्री मॉलिकुलर स्टेट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो फ्री मॉलिकुलर स्टेट में कार्बन नहीं, वो ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा था उस टाइम पे, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए वो रिड्यूसिंग टाइप एटमॉस्फेयर था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसने प्रपोज की थी? तो इसमें एरिस्टोटल तो हो नहीं सकता, वो स्पेलिंजर ये तो हो नहीं सकता। एरिस्टोटल और ल्यूइस पैस्चर ऑलरेडी, तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। एरिस्टोटल ने प्रपोज की थी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन होगा, क्योंकि ल्यूइस पैस्चर और रेडी वाले ये जितने थे वो बायोजेनेसिस को प्रमोट करते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नॉन एज, क्या कहलाती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइलोजेनी कहलाती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। ये तो आसान ही है। उसका आता है क्वेश्चन नंबर 9, अ बेबी हैज़ ए स्मॉल टेल, इट इज़ अ केस ऑफ। ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर्स वापस आ गए हैं, तो इसको बोलते हैं एटाविज्म। तो इसका हो जाएगा ये सी वाला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि एनालॉगस ऑर्गन्स अराइज। एनालॉगस ऑर्गन्स क्यों अराइज होते हैं? तो एनालॉगस वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें डिफरेंट सिमिलर, वो डिफरेंट ऑरिजिन होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है बट सेम फंक्शन वो करने लगते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ज हो जाते हैं एक फंक्शन करने के लिए, क्योंकि वो उनकी हैबिटेट सेम होती है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डी वाला हो जाएगा। उसका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इज़ होमोलोगस। कौन सा होमोलोगस है पूछा गया है। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं विंग्स ऑफ ग्रास हॉपर एंड द फोर लिम्स ऑफ द फ्लाइंग स्क्वायरल। ये तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायरल यहाँ पे एक मैमल है और जो ग्रास हॉपर है वो इंसेक्ट है। फिर आता है टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा एंड द आर्म्स ऑफ द स्टारफिश। चलो ये भी देखते हैं। फिर आता है फोर लिम्स ऑफ द बैट एंड द फोर लेग्स ऑफ द हॉर्स। यही होगा क्योंकि दोनों ही मैमल्स हैं, बैट भी मैमल है और हॉर्स भी मैमल है, और इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा क्योंकि दोनों ही आगे के पैर हैं, फोर लेग्स और फोर लिम्स। तो इसका हो जाएगा सी, ये वाला। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, विंग्स ऑफ पिजन, बैट, मस्क्यूटो एग्जिबिट फेनोमेनन कॉल्ड। तो इनका फेनोमेनन होता है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और एटाविज्म। इनमें से कौन सा? देखो, ये है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्योंकि बैट एक मैमल है,
मॉस्क्यूटो एक मॉस्क्यूटो एक इंसेक्ट है, तो इनका जो कॉमन एंसेस्ट्री तो हो नहीं सकती, इसलिए ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही होंगे। ये डिफरेंट ओरिजिन था बट वो एक ही हैबिटेट में रह रहे थे, मतलब उन्हें उड़ना ही था, तो इसीलिए वो इवॉल्व हो गए उड़ने के लिए, तो उनके जो फोर लिम्स थे वो विंग्स बन गए। तो उसका आता है क्वेश्चन नंबर 13th। विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड आर क्या हैं? होमोलोगस बट नॉट एनालॉगस, नीदर होमोलोगस नॉर एनालॉगस, ये एनालॉगस बट नॉन होमोलोगस, और वेस्टेजिया। तो ये होमोलोगस होते हैं। उसके बाद आता है विच वन इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन, इसमें से क्या इवोल्यूशन से लिंक्ड है? एक्सटेंशन, कॉम्पिटिशन, वेरिएशन और रिप्रोडक्शन। इसमें से पूछा है क्या इवोल्यूशन से लिंक्ड है? एक्सटेंशन, कंपटीशन, वेरिएशन और रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग डार्विन की थ्योरी देखते हैं। डार्विन ने बोला था कि कंपटीशन चलता है स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिज्म के बीच में, और जो उस कंपटीशन में आगे जाएगा वही अपनी जनरेशन आगे प्रोड्यूस कर सकता है और इवॉल्व हो सकता है, तो ये कंपटीशन होगा। इसका आंसर कंपटीशन हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15th। इट इज़ नॉन दैट द टोटल सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज ऑफ एलील इज इक्वल्स टू 1। ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल और जेनेटिक इक्विलिब्रियम लॉ जो था उससे क्वेश्चन है। उसके बाद आता है द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म कीमोसिंथेसिस फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड। कीमोसिंथेसिस होते हैं जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, तो इन्हें कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। कीमो हिटोट्रॉप्स केमिकल्स का जो फर्मेंटेशन होता है उससे खाना लेते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉज पैलियोबॉटनी इज़ लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, विच वन इज़ लिंक्ड टू इवोल्यूशन, इसमें कंपटीशन ना होके वेरिएशन होगा। इसका मैंने आंसर अभी चेक किया और इसमें वेरिएशन है, तो इसका सी हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेबॉटनी इज़ लोकेटेड एट। तो ये लखनऊ में लोकेटेड है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। वो प्रपोज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन। तो नेचुरल सेलेक्शन किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन। द यूनिट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग स्पीसीज़ है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज़ रिलेटेड टू। नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड था ये, तो मतलब इसमें नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं है। फिर कह रहा है स्किन डार्कनिंग ड्यू टू द स्मोक। नहीं, स्किन डार्कनिंग नहीं हो रही थी। ड्रग रेसिस्टेंस तो नहीं। डिफेंस अगेंस्ट रेडिएशन, प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस टू द सराउंडिंग, यही आंसर हो जाएगा। Rather, Darwin's finches are good example of adaptive रेडिएशन का एग्जाम्पल है वो, मीन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, तो इसका बी हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेशन इन द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज, कह रहा है नॉन डायरेक्शनल अल्टरेशन जो हो रहे थे वो म्यूटेशन की वजह से हो रहे थे। म्यूटेशन ही नॉन डायरेक्शनल है और रैंडम होता है म्यूटेशन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो स्मॉलर पॉपुलेशन में ही एक्ट करता है, तो इसका हो जाएगा बी। फिर आता है स्पीसीज अकरिंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड एलोपैट्रिक। फिर आता है कॉज ऑफ स्पेसिएशन, रैंडम मीटिंग, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोलेशन और माइग्रेशन, तो ये आइसोलेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है कि लार्जेस्ट यूनिट इन विच जीन फ्लो इज़ पॉसिबल। लार्जेस्ट यूनिट जहाँ पे जीन फ्लो पॉसिबल है वो पॉपुलेशन होती है।
फिर आता है गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सी है, पैलियोजॉइक, मीजोजॉइक, सीनोजॉइक और प्रोटेरोजॉइक। तो ये मीजोजॉइक थी। फिर आते हैं होमिनिड्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग। वैसे ये वाला टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको काट दो कि होमिनिड्स, अच्छा ये वाला शायद आ भी सकता है क्योंकि ये ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में नहीं है, ये उससे पहले ही पूछा गया है कि होमिनिड्स और प्राइमेट्स कब डेवलप होने स्टार्ट हुए थे। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज थी सीनोजॉइक की, लास्ट वाली। तो इसमें आ जाएगा पैलियोसीन। पैलियोसीन में वो सब डेवलप होने स्टार्ट हुए थे होमिनिड्स, मतलब इंसान। उसके बाद आता है अपीयरेंस ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ adaptive radiation transduction pre-existing variation in the population। यही सही आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ consisted of CH4O3 O2 and water vapor, CH4NH3 H2 and water vapor, फिर water vapor CH4NH3 and oxygen, फिर आता है CO2 NH3 and CH2। तो इसका बी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31। प्रेजेंट सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए क्या इनकरेक्ट है। प्रेजेंट डे गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम अंडर द ग्रेविटेशनल पुल। ये तो ट्रू है। फिर आता है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन दैट यूनिवर्स ओरिजिनेटेड बाय ए ह्यूज एक्सप्लोजन। ये भी ट्रू है। फिर आता है यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये भी सही है। तो इसका डी वाला जो है वो सही हो जाएगा आंसर। फिर आता है हो प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। किसने बोला था कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से लाइफ बनती है। ये ओपरिन और हेल्डेन थे जिन्होंने बोला था कीमोसिंथेटिक है इवोल्यूशन, कि केमिकल्स से बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है वन ऑफ द पॉसिबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ अर्ली सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाज या वर। तो इसमें हो जाएगा ए वाला, यूवी रेज एंड लाइटनिंग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल दैट मोस्ट लाइकली इवॉल्व फर्स्ट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ वाज। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल दैट मोस्ट लाइकली फर्स्ट इवॉल्व ऑन द अर्थ वाज आरएनए। आरएनए था वो इंफॉर्मेशन वाला मॉलिक्यूल। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 35 है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट करता है। इसका आंसर मैंने लगा रखा है कि जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, ये इंडिकेट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है। ये पहले भी आ चुका है तो ये रिपीटेड है, इसलिए मैंने इसका पहले लगा दिया है कि सी वाला होगा प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस है टू द विंग ऑफ ए बर्ड। तो ये फ्लिपर ऑफ व्हेल होता है। उसके बाद अब हम लोग को आगे करना है कि evolution of different species in a given area starting from a point and spreading to other geographical areas, इसको कहते हैं divergent evolution और adaptive radiation। तो जो अच्छा टर्म है वो adaptive radiation यहाँ पे होगा क्योंकि वो रेडिएट हो रही है ना अगर अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में जाके। उसका तस्मानियन वॉल्फ इज़ अ मार्सोपियल व्हाइल वॉल्फ इज़ अ प्लेसेंटल मैमल। दिस शोज, इसने ये क्या शो कर रहा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहा है। उसके बाद आता है फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी डार्विन ने। फिर आता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी एंड। अब इतना ही रखते हैं आज के लिए।